कि मैं पूछते रहती हूँ कि नशा तो नहीं करते, तो वो बिल्कुल मरीज बोलता है नहीं करते कहते बस थोड़ा चाय पी लेते हैं। मैं कहती चाय तो इतना बड़ा नशा नहीं है। फिर बाद में कहते हैं खैनी तो खाते ही हैं, तो खैनी तो नशे में गिनते नहीं है। जब हम लोग हृदय रोग बोलते हैं तो एक मेंटल पिक्चर, एक दिमाग में ऐसा चित्र बनता है कि किसी बूढ़े आदमी को ही हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर हटना है। बच्चों में पहले बात करते हैं, बच्चों में सांस फूलना। एक तो सांस फूलने को हमेशा जो है फेफड़ों की बीमारी समझा जाता है, ये बहुत गलत धारणा है। कई 50% वो हार्ट की बीमारी हो सकती है। मेरा जो ऑपरेशन होता है वो पटना से के मुकाबले 50% कम रेट, दिल्ली के मुकाबले 1/4 रेट होता है मेरे ऑपरेशन। कई बार अल्कोहल का लिमिटेशन में कितने सारे स्टडीज में दिखाया गया कि फिर भी ठीक है कुछ। दोस्तों, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसे समझने के लिए हमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य प्रणाली को समझना पड़ता है। हमें हमेशा अपने शरीर को आगे बढ़ के समझना चाहिए कि कौन सा अंग कैसे काम करता है और कौन सा अंग हमें क्या मदद करता है हमारे जीवन को और भी स्वस्थ रहने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने स्टूडियो के माध्यम से अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें हम लोग लगातार बातें करते हैं। आज भी हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर बातें करेंगे और हमें बहुत खुशी हो रही है बता के कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे चिकित्सक जो कि एक युवा चिकित्सक लेकिन अपने अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, डॉक्टर श्रद्धा रंजन है हमारे बीच में और उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगा डॉक्टर प्रत्यूष रंजन जी से, जो कि पहले भी रेडियो मयूर के स्टूडियो में आते रहते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में अपनी राय देते रहते हैं। डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मेदांता पटना में कार्यरत हैं और लाइफ केयर अस्पताल जो छपरा में है वहाँ से भी एसोसिएटेड हैं। और डॉक्टर प्रत्यूष रंजन जी के बारे में आपको बता दूं, ये मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं और छपरा में लाइफ केयर अस्पताल में ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी सेवा देते हैं। सर और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैं कहना चाहूँगी, आपने हमें युवा कहकर संबोधित किया और साथ में एक्सपर्ट्स भी बताया। तो रेडियो मयूर के दर्शकों को भी हम लोगों की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर श्रद्धा रंजन हूँ। मैं मेदांता पटना हॉस्पिटल जो है वहाँ पर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। और चूँकि मैं छपरा की रहने वाली हूँ तो लाइफ केयर हॉस्पिटल दहियावा में महीने में 2 बार ओपीडी के लिए आती हूँ, पहले और तीसरे शनिवार को। तो आज फर्स्ट सैटरडे था तो मैं यहाँ आई और अभिषेक जी ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ आए और आप लोगों से कुछ बातें करें। हम कई दिनों से प्रयास में भी थे कि आपको थोड़ा बिजी जा रहा था, मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन डेफिनेटली ये एक सोशल अवेयरनेस भी हो जाती है इससे। तो मेरा हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत रहता है कि काम तो काम चलता ही रहता है रोज़, बट ये जो समय हम निकालते हैं, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बोला कि अपने शरीर को पहचानना, डॉक्टर तो करेगा आपके लिए, बट आपको डॉक्टर के पास कब पहुंचना है और आप स्पेशली जो यंग लोग हैं वो कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, मतलब कैसे बचाव कर सकते हैं कि बीमारी ना हो, और बीमारी अगर हो रही है तो उसको कैसे जल्दी पहचान सकते हैं, ये तो आपको खुद ही करना है, तब आप डॉक्टर के पास जाइएगा। हमारे क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में, बिहार में देखा जाता है कि लोग बहुत लेट पहुंचते हैं। जब लेट पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी उस तरीके से मदद नहीं कर सकता। तो थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जी, हम लोग शुरू करते हैं। जी। एक और मैं थोड़ा सा सवालों से हटके थोड़ा पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग हार्ट स्पेशलिस्ट किसी मेल डॉक्टर को देखते हैं, लेकिन आपसे जब मुलाकात हुई, जब पता चला कि आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उसमें भी सुपर स्पेशलिस्ट, तो ये सुपर स्पेशलिटी क्या है, जरा आम भाषा में हमें समझा दें। जी, मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ। जी। सुपर स्पेशलिस्ट बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, जो तकरीबन 100-150 MBBS पे एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। MBBS एक बैचलर्स डिग्री होती है, उसके बाद MD करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है जी। उसके बाद फिर DM या DNB करते हैं अलग अलग विषयों में, जैसे ब्रेन में या हार्ट में या किडनी में, उनको सुपर स्पेशलाइजेशन बोला जाता है।
और जहाँ तक फीमेल्स के जो आपने बोला, तो अब ये बहुत ही बट ऑब्वियस है कि जब आपको 10-15 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एग्जिट एग्जाम्स होते हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा, तो फीमेल्स में एक लिमिटेशन आती है कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, तो इस वजह से कम लोग हैं। बट अब धीरे धीरे ये गैप बिल्कुल डिमिनिश हो रहा है, और अगर फैमिली सपोर्ट है और साथ में हम लोगों ने जैसे कि दिखाया कि हम दोनों ने सुपर स्पेशलिटी एक एक करके करी, जैसे कि फैमिली वैल्यूज भी मेंटेन रहे, और इसलिए फीमेल्स कम दिखती हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल्स होती नहीं है, आज भी बहुत कम है, फीमेल स्पेशलाइजेशन बहुत कम है, बहुत गिनी चुनी है, शायद पूरे राज्य में कुछ 2-3 लोग होंगे शायद। और उसमें से भी छपरा में हमारे पास डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी हैं, ये हम सब का सौभाग्य है, और उस पे से सौभाग्य इसलिए क्योंकि आज रेडियो मयूर के स्टूडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब हम सबको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवालों के ऊपर। एक आम भाषा में अगर हम लोग देखें कि हृदय रोग को समझना हो तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दिल की बीमारी कितने तरह की होती है? जी, जब हम लोग हृदय रोग बोलते हैं तो एक मेंटल पिक्चर, एक दिमाग में ऐसा चित्र बनता है कि किसी बूढ़े आदमी को ही हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर हटना है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे बच्चों में अनुवांशिक बीमारी होती है, हार्ट में होल जो बोलते हैं कॉमन शब्दों में, हार्ट में छेद होता है, तो एक छोटे बच्चे को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। फिर वो जैसे बड़ा हो रहा है तो कुछ हार्ट के इन्फेक्शन है जो कि जो हमारे निचले तत्व के लोग हैं या जो थोड़े से क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, भीड़ भाड़ में, वहाँ पे वो इन्फेक्शन पकड़ते हैं, उनको रोमैटिक फीवर कहते हैं। वो एक इन्फेक्शन होता है जैसे मलेरिया है, डेंगू है, बट वो हार्ट को इफेक्ट करता है। ये भी बहुत बार नहीं पहचाना जा पाता क्योंकि इसके लिए एक एक्सपर्ट जगह पर ही इसकी पहचान हो सकती है। वो बच्चे जो इस हार्ट के इन्फेक्शन से, वो करीब 5-6 साल या 8 साल में अगर ये हार्ट का इन्फेक्शन हुआ तो ये बीमारी उभर के फिर 20-25 साल में आती है, जब उनका हार्ट के वाल्व पूरे खराब हो चुके होते हैं। तो इसको रोमैटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये युवाओं की बीमारी है, युवाओं से मतलब टीनेजर में होती है ये। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 20 साल 25 साल, तो अब ये देखा जाने लगा कि जो हार्ट के ब्लॉकेज की बीमारियां थी वो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से, जो पहले 50 साल के आदमी में होती थी कि बाईपास करा रहे हैं, स्टेंट करा रहे हैं, वो आज हमारे 30 साल 25 साल के लोगों में भी हो रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आए। और स्पेशली इंडियन जो मेल है वो ज़्यादा प्रोन है। आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, हार्ट अटैक हो गया, वो लोग बहुत फिट लाइफ जी रहे हैं, बट कहीं तो कुछ हुआ। और आजकल यंग एज में भी काफ़ी हार्ट अटैक। तो अब कोई एज नहीं रह गई, कोई ये बोले कि किसी बूढ़े व्यक्ति को हार्ट की, मेरे हम तो जवान है, हमें हार्ट नहीं हो सकता तो हम हार्ट के डॉक्टर के पास क्यों जाएं, ये सोचना गलत है। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक में किसी में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं। हमेशा अपना एक माइंड ओपन रखना है, इस चीज़ को समझना है। बिना बीमारी होते हुए एक जनरल चेकअप का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि बिना, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार पड़ें तब डॉक्टर के पास जाएं। आप ऐसे एक फुल बॉडी चेकअप का विदेशों में तो प्रचलन आ ही चुका है, और कई बार सरकार की तरफ से कंपलसरी भी होता है कि आप कराएं। जैसे आर्मी में हमारे या पुलिस की नौकरी में होता है कि आपको हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप कराना ही है। तो वैसे ही एक जनरल पब्लिक में भी एक ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे यहाँ की जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो तब हम लोग पहुँचते हैं, टालते रहते हैं, वो सही नहीं है। अगर हम लोग बातें करें, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो जो होता है ना फर्स्ट एड, उस समय क्या करना चाहिए, या फिर पहले इस पे बात कर लेते हैं। पहले पता चलेगा कि हार्ट अटैक है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि लक्षण तो ये है? हार्ट अटैक आया है या हार्ट की बीमारी है, दोनों बातें अलग हैं। हार्ट की बीमारियां, पहले हम बात करते हैं कि हार्ट की बीमारी है, अटैक नहीं आया, बट कोई और बीमारी या हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत है, तो उसके जो लक्षण होते हैं बच्चों में, पहले बात करते हैं बच्चों में सांस फूलना। एक तो सांस फूलने को हमेशा जो है फेफड़ों की बीमारी समझा जाता है, ये बहुत गलत धारणा है। कई 50% वो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो बच्चों में सांस फूलना, या आपका बच्चा बाकी बच्चों की तुलना में उतना नहीं बढ़ रहा है, वो उनके साथ बराबर में नहीं खेल पा रहा है, छाती में दर्द बता रहा है, धड़कन बढ़ जा रही है, ये सारे लक्षण होते हैं यंग लोगों में। फिर जब ब्लॉकेज की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं, वो तब उसके जो लक्षण हैं कि किसी को बहुत तेज छाती में दर्द हो जाना, लेकिन वो सिर्फ छाती का दर्द ही नहीं हो सकता है, वो पेट के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या दर्द होता है, जिसको यूजुअली लोग गैस समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इसी बात की फैलानी है आपको कि जो गैस लग रहा है, क्योंकि हार्ट हमारा जहाँ पर स्थित है उसके जस्ट नीचे पेट आता है, तो वो डिस्कम्फर्ट उसको वो एक तरीके का लगता है, तो गैस जैसा जो लग रहा है वो हार्ट अटैक हो सकता है।
तेज छाती का दर्द बाएं हाथ में जाता हुआ तो हार्ट अटैक सबको पता है, बट ये दाहिने हाथ में दर्द, जबड़े में जाता हुआ दर्द या कुछ नहीं, सिर्फ एक बेचैनी जैसी लग सकती है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आप सुबह ठीक थे, शाम को आपको ये सब चीजें लग रही हैं, तुरंत अपने पास के डॉक्टर के पास जाके सिंपल ईसीजी कराना है। ईसीजी ही बहुत होता है। गैस की गोली लेकर रात में सो जाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं वो लोग। इस चीज को दिमाग में कई बार ऐसा भी उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल, कई बार ऐसा सिद्धार्थ शुक्ला जो बहुत फेमस बालिका वधू के जो थे, वो रात में उठे 2 बजे, जैसा कि बाद में हम लोगों को पता चला, 2 बजे उठे, उन्होंने अपनी मदर से गैस की दवा मांग के वो सोए और सुबह नहीं उठे, तो वो एक सीधा हार्ट अटैक था। एक आम बीमारी जो हम गैस की प्रॉब्लम तो सभी लोगों को डेली होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, तो ये चीज तो बहुत दिक्कत हो जाता होगा कि पता करना कि ये वो गैस सच में गैस है कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो जानना किसी के लिए वो एज अ डॉक्टर भी, मुझे भी नहीं पता चलेगा, वो अक्सर लोग यही कहते हैं या समझते हैं कि वो गैस है, गैस है। और आमतौर पे हम लोग भी एज ए डॉक्टर भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस चीज का सॉल्यूशन सबसे अच्छा है कि आप बीच बीच में अपना हेल्थ चेकअप वैसे ही कराते रहे। अगर साल भर में एक बार भी ईसीजी अगर हो जा रहा है। और आपने जैसे सिद्धार्थ जी की बात की, तो वो एक सेलिब्रिटी थे और कई बार जिम वाले लोग भी, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल। क्यों होता है जबकि वो फिट होते हैं? वो फिट होते हैं क्योंकि जो हमारे रिस्क फैक्टर है वो सिर्फ एक नहीं है, वो 5-6 तरीके के रिस्क फैक्टर हैं। सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जेनेटिक की। अगर आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो एज अ साउथ एशियन जो बोला जाए, इंडिया जिस बेल्ट में आता है, हम लोग ज़्यादा प्रोन है हार्ट की बीमारियों के लिए। फिर अगर आपके घर में किसी को है तो आप और ज़्यादा प्रोन है, आपको ये दिक्कत हो सकती है। फिर स्मोकिंग, हम लोग ये चीज़ मिस कर जा रहे हैं कि जो फिट है वो शायद कहीं दूसरी कुछ और ऐसी आदतें हैं जो कि हमें नहीं पता होंगी। स्मोकिंग इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो सारी फिटनेस एक तरफ, और अगर 2 सिगरेट भी कोई दिन का पी रहा है, उसके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, जो उसकी आर्टरीज को नुकसान होता है, वो इतना ख़राब होता है कि वो आप अपनी एज के सीधे 10-15 साल आगे हो जाते हैं। इसको एजिंग जो बोलते हैं, आपके आर्टरीज की एजिंग। तो एक 25 साल के आदमी का हार्ट जो है एक 50 साल के जैसा हो जाता है, इसलिए उसको अटैक आ जाता है। और किसी तरह का नशा जो है वो बिल्कुल, तो देयर इज नथिंग लाइक सोशल स्मोकिंग। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही खराब है, टोबैको किसी रूप में खराब है, अल्कोहल भी ज़्यादा मात्रा में खराब है, और जहाँ तक बड़े नशों की बात हुई, कोकेन वगैरह, तो ये तो बिल्कुल लीथल होते हैं हार्ट के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल लोगों को बीपी शुगर की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, ये कहाँ तक कनेक्टेड है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। ये कनेक्टेड है, तो जैसे हमने बात की रिस्क फैक्टर्स की, तो करीब 6 रिस्क फैक्टर जिस पे बहुत ध्यान देना है। तो एक तो हो गया मोटापा, फिटनेस, सेडेंटरी जो हमने बात की, दूसरा स्मोकिंग, तीसरे चौथे आते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर। ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, और ऐसे मरीजों में ठीक है, किसी और को गैस हो रही समझ आता है, बट एक ब्लड प्रेशर जिसको है, जिसको शुगर की बीमारी है, अगर उसको गैस हो रही है तो वो बहुत बार हार्ट अटैक हो सकती है। तो जो लोग ऑलरेडी रिस्क पे हैं, जैसे कि, तो बीपी का कंट्रोल करना, जाड़ों में बीपी बढ़ जाता है, उसका सही से दवा लेना, दवा बढ़ाने की जरूरत पड़े तो बढ़ाना। बहुत बार कहते हैं कि एक बार बीपी की दवा शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी, तो इसलिए हमने खाई ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं। जिसको जरूरत है वो तो जिसको जरूरत है तो खाना है, लाइफ लॉन्ग चल रही है तो भी चलना है, क्योंकि एक बार हार्ट अटैक आया या ब्रेन अटैक फॉर दैट मैटर, ब्रेन में अगर स्ट्रोक हो जाता है तो आप जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो जाती है। हार्ट में अटैक आ गया तो या तो जान चली जाती है, आपका हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है, और ये सब सिर्फ एक बढ़े हुए बीपी की वजह से हो रहा है, जिसकी आपको 1 गोली लेनी थी, अब आप उसकी 10 गोलियां खाएंगे अगर जान बची तो इसलिए बीपी शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है। सर, आपसे एक सवाल रखेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हार्ट का मरीज है और उसे किडनी का ऑपरेशन या फिर स्टोन का ऑपरेशन या फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन, ये सब चीज़ें अगर वो कराता है तो उसके लिए कितना मतलब सही रहेगा? प्रोस्टेट के ऑपरेशन कराने वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उम्र दराज लोग होते हैं, 65 साल, 70 साल, 75 साल, 85 साल। तो उनमें कई पेशेंट्स को ये हम लोग को देखना पड़ता है कि उनको हार्ट की बीमारी, शुगर, बीपी, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। कितने लोगों का तो हार्ट का जो बाईपास है वो भी हो चुका होता है, या फिर स्टेंट भी डाला जा चुका है। कितने लोगों को पेसमेकर लगा होता है। तो ये चीज़, अब जिन लोगों को, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ना करें, पूरा ये फोकस रहता है, एटलीस्ट मेरा ये फोकस रहता है कि जिन लोगों को ऑपरेशन हम बचा सकते हैं वो बचा सकते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ पेशेंट ऐसे निकलते हैं जिनका ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे लोगों को फिर हम हार्ट के डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोलते हैं, और उनसे हम ये चेक करवाते हैं कि उनका हार्ट ये ऑपरेशन झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। अगर वो उनका ऑपरेशन कराने के लिए झेल सकता है, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करवाने के द्वारा, तो फिर हम लोग का ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बहुत आसानी से ऑपरेशन होता है दूरबीन से। आजकल तो दूरबीन वाला ऑपरेशन है,
जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है रेडियो के शो में कि अब तो इतने अच्छी मशीन्स आ गई हैं कि कोई चीरा नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई टाका नहीं, कोई पट्टी नहीं। दूरबीन से अंदर जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आधे घंटे में हम लोग ऑपरेशन करके वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत रिस्क एकदम कम से कम होता है। अगर कोई हार्ट का मरीज होगा तब भी तो बिल्कुल, बहुत आराम से, एक यूरिन के प्रॉब्लम से वो अपने लाइफ लॉन्ग उस चीज को झेलते रहते हैं, क्योंकि मना कर दिया जाता है नहीं नहीं आपको तो हार्ट, या मरीज खुद डर जाता है और नहीं जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन ये मान के चलना है कि अगर आपका हार्ट का इलाज हो रहा है और एक स्टेबल हार्ट के पेशेंट आप हैं, तो आप बहुत आराम से एक सुपरविजन में, ऑब्वियसली जैसे इन्होंने बताया कि पहले पूरा चेक करते हैं, और अगर डॉक्टर कह रहा है तो आप बहुत आराम से वो टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि जो यूरोलॉजी की सर्जरी है, जो किडनी की सर्जरी, ये सब लो रिस्क सर्जरीज में आती है, बिकॉज की दूरबीन से किया जा रहा है। वो पुराना जमाना नहीं रहा कि आप पूरा जो है चीरा करके और बिल्कुल बेहोशी में कर रहे हैं। और उसी तरफ हार्ट के भी एडवांस इतने हो गए हार्ट के ट्रीटमेंट में कि वो पेशेंट अच्छे होते हैं, हमारे हार्ट का भी उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा होता है। तो अब इस चीज़ का बैरियर नहीं है, आपको जिंदगी भर वो झेलना नहीं है कि पथरी है तो अब नहीं हो सकता कुछ, ऐसा नहीं है जी। और दूसरा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी अगर मैं छपरा में कर रहा हूँ तो मेरे ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारी सुविधाएं ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं, जो कि जान बचाने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो दिल्ली बॉम्बे में होता है, हर तरह का शॉक थेरेपी और हर तरह का बेस्ट मशीन्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स हमेशा 24 आवर्स। कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में वो तो हमेशा रहता है, हमेशा एक जान बचाने का, अगर इन केस चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो या ना हो, वो किसी के साथ भी वो तो किसी के साथ हो सकता है। हमने पिछले एपिसोड में भी पूछा था कि किडनी या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की क्या स्थिति है छपरा में, आपने बताया भी था जी, काफी हाईटेक इक्विपमेंट। तो देखिए छपरा में तो शायद किसी के पास नहीं होगा, अगर होगा तो एक दो लोग के पास ही होगा। और जहाँ तक हमारे ऑपरेशन थिएटर की बात है, हम तो बेस्ट से बेस्ट मशीन खरीद कर रखे हुए हैं, जो कि कई सारी मशीनें तो अमेरिका और जर्मनी से डायरेक्टली इंपोर्टेड है, सीधा शिप के थ्रू इंपोर्टेड होकर के बड़ी बड़ी मशीन्स आई हैं जो मेरे ओटी में लगी हुई हैं, जो शायद पटना में भी नहीं मिलेंगी। हार्ट के केसेस में भी है इक्विपमेंट्स यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ईसीजी तो होता ही है। इकोकार्डियोग्राफी जो कि काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसकी बहुत अच्छी मशीन है जिसमें कि नए तरीके के 2D 3D और स्ट्रेन इमेजिंग। तो इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ऐसी जाँच है जो हार्ट के सारे पहलुओं का बहुत अच्छे से हमें जानकारी देती है। एंजियोग्राफी से एक स्टेप नीचे जाँच है वो, उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो वो हमने यहाँ पर लेकर रखी हुई है, उसकी अच्छी मशीन हमने छपरा में लगाई हुई है। और इसके अलावा पूरे बिहार में सिर्फ 4 जगह लगी हुई है, नहीं 3 जगह, चौथा हमारा मशीन। तो आप सुन रहे हैं छपरा और देख भी रहे हैं कि कैसे जो सुविधाएं बाहर में हम सबको मिलती थी वो हमारे शहर में भी अब अवेलेबल हैं। तो हम सब इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इन सारी मशीनों के बदले हम लोग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। जो हमारे रेट्स, एक बेसिक रेट्स रहते हैं, उससे भी हम कुछ कम ही चार्ज करते हैं। मेरा जो ऑपरेशन होता है वो पटना से के मुकाबले 50% कम रेट, दिल्ली के मुकाबले 1/4 रेट होता है मेरे ऑपरेशंस का। और पिछली बार आपने कहा था सर वो आयुष्मान योजना में अभी वो सब बिल्कुल लगा हुआ है, उसमें रोज मैं लगा हुआ हूँ। जैसे ही आएगा मैं रेडियो में और न्यूज़पेपर हर जगह अनाउंस करूंगा, ताकि हमारे पास उस एपिसोड के बाद कई सारे फोन कॉल्स और क्वेरीज आई थी। आपके कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ये चीजें यहाँ होती हैं क्या, तो हमने नहीं, एक बार मैं सभी लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा, जिस दिन आएगा मैं खुद ये पूरा कोशिश करूंगा कि फ्री वाले चीज़ों का बहुत लोगों को, सब लोगों को पता चले, जल्दी से जल्दी पता चले। और मैं चाहूँगा कि उसका लाभ जितने लोग उठा सकें वो उठाएं। बिल्कुल। अगर किसी बच्चे के हार्ट में वो जो छिद्र वाली जो बात होती है, तो पहले के ज़माने में सुनने में आता था कि उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, बाहर मद्रास वगैरह का नाम काफ़ी लिया जाता था, वहाँ भेजना पड़ता है। आज क्या स्थिति है? देखिए आज की जो स्थिति है, सबसे पहले तो ये पहचानना कि वो छेद किस तरह का है। उसके लिए तो जो हमने बोला इकोकार्डियोग्राफी जांच से ही पता चल जाता है, जो हमारे पास है। ये बच्चों के भी इको के लिए इसका एक अलग प्रोब आता है, वो भी रखा हुआ है हमने। तो पहले तो ये पहचानना कि हाँ जी इस बच्चे को इस तरह का छेद है। छेद भी कई तरह के होते हैं। ये समझना कि क्या वो खुद से भर सकता है। बहुत छोटे बच्चों में कई बार होता है कि बॉडी रीग्रो कर जाती है, हार्ट रीग्रो कर जाता है, वो भर जाता है छेद। ये समझ पाना कि हाँ वो भर जाएगा और उसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन उस इंतजार करते करते कहीं देर ना हो जाए, बच्चे का हार्ट खराब ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इसमें मरीज की हेल्प करते हैं, ये समझाते हैं। फिर अगर उस बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है ही, तो उसका क्या सही समय होता है कि बहुत छोटे बच्चे का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़े होने पे हार्ट खराब हो जाएगा, तो उस विंडो पीरियड में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो सब कुछ संभव है। मेदांता में तो ये रोज़ हो ही रहा है। मेदांता पटना में हार्ट की सारी सर्जरीज हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैं वहीं पर रहती हूँ।
ऑपरेशन के पहले का डायग्नोसिस और ऑपरेशन के बाद मरीज कैसा कर रहा है, दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। और पहले मैं गुड़गांव में दांता में थी, तो वहाँ पर जो देख रहे हैं वैसा ही रिजल्ट अब यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए कि बहुत अच्छा है। और अगर गरीब तबके का मरीज़ है तो उसके लिए भी बिहार सरकार से कुछ योजनाएं हैं मेदांता पटना में, तो ये ऑपरेशन यहाँ पर हर हाल में संभव है क्योंकि पूरी टीम है। अब जैसा कि मैंने बोला कि कार्डियोलॉजिस्ट से लेके सर्जन से लेके और एनेस्थीसिया वाले सब लोग हैं, तो ये संभव है। चलिए, तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ें पहले बाहर हुआ करती थी वो अब हमारे शहर में भी मौजूद हैं। अब हम लोग आते हैं कि कैसे इसको हेल्दी रखा जाए या फिर अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक रखा जाए कि हम उस जो भी हार्ट से परेशानी रिलेटेड है वो हम लोग उसको बच सकें। क्या किया जाए ऐसा? तो ये तो सबको पता होता है, बस दिक्कत ये होती है कि वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो फिर से हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कई बार। हमने भी पिछले एपिसोड में उसके पहले एपिसोड्स में भी हर बार में एक्सरसाइज की बात करते हैं और सिर्फ हार्ट ही नहीं, वो सभी चीज़ की, ब्लड प्रेशर, आपके शुगर को कंट्रोल रखेगा, किडनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल रखेगा। ऐसे ही नहीं, जिसको शुगर है उसकी किडनी कल को खराब होगी, जैसे हार्ट को अफेक्ट करेगा वैसे किडनी को करेगा। तो जो स्पेशली जो हमारे यंग पीपल हैं, जो हमारे जिनको ये जो इस बीमारी से ग्रसित है, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो यंग है, जिसको नहीं कुछ है, वो क्या करे? जंक फूड छोड़िए। सबको मेरा ये बहुत बड़ी गुजारिश है। 3 चीज मैंने पहले बोला था, स्मोकिंग, जंक फूड और एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज, फूड और पानी। किडनी के लिए पानी बहुत जरूरी है। तीनों चीज मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि 3 चीज सबसे पहले लाइए कि क्या आप खा रहे हैं, आपके मुंह में क्या जा रहा है वो चीज। बिल्कुल, ये पता नहीं चलता। 2 बिस्किट भी जो रखे हुए हैं और एक पैकेट वो 5 रुपए की जो नमकीन भी है, वो भी सब कुछ डीप फ्राइड है। ये चीज़ को समझना, और वो एक गलत तरीके के तेल में बना है। तो ये अपने बच्चों को भी मत खिलाइए। हर नीचे के लेवल से ही शुरू कर दीजिए कि आदत में ही वो ना आए। तो ठीक है, कभी कभार चलता है, बट वो रोज़ के उसमें ना हो। बिस्किट नमकीन भी जंक फूड में आते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। तो वहाँ से शुरू करिए। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले कि चलते रहिए, चलते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। एक्टिव रहिए, नहीं भी अलग से एक्सरसाइज का टाइम निकाल पा रहे हैं तो भी थोड़ा सा कि अपना काम खुद करिए, एक्टिव रहिए। स्मोकिंग के लिए बिग नो है, पानी ज़्यादा पीनो, तो पानी तो पीना ही है। कई बार अल्कोहल का लिमिटेशन में कितने सारे स्टडीज में दिखाया गया कि फिर भी ठीक है कुछ मात्रा में। अब वो भी कंसेप्ट खत्म हो गया। बट स्मोकिंग तो किसी भी स्पेशलिटी के लिए, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो, किसी भी स्पेशलिटी के लिए स्मोकिंग बिल्कुल। और यहाँ मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की, मैं पूछते रहती हूँ कि नशा तो नहीं करते, तो वो बिल्कुल मरीज बोलता है नहीं करते कहते बस थोड़ा चाय पी लेते हैं। मैं कहती चाय तो इतना बड़ा नशा नहीं है। फिर बाद में कहते हैं खैनी तो खाते ही हैं। तो खैनी तो नशे में गिनते नहीं है, वो लाइफ स्टाइल में गिनते हैं। एक तरह का टशन लोग मानते हैं। टशन है वो, तो मतलब है, ठीक है। तो वो खैनी टोबैको किसी भी रूप में, एक तो मुंह का कैंसर करेगा, बॉडी में अंदर जाएगा, हार्ट की बीमारी करेगा, किडनी की बीमारी करेगा, तो किसी भी का कैंसर, पेशाब के रास्ते का कैंसर, ये सब चीज बहुत कॉमनली हम लोग छपरा में भी ऑपरेशन कर चुके हैं। हम बहुत सारा ऑपरेशन कर चुके हैं, एक नहीं। घूम फिर के मतलब यही है कि आपको अपना खान पान, एक्सरसाइज, ये सब चीजें सही रखनी पड़ेंगी। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, नॉर्मल अपना बस सोच बदलनी है। और हम जिस शहर में हैं, छपरा जैसे शहर में, बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसमें हार्ट डिजीज के चेकअप्स तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके पहले नॉर्मल बीमारी के लिए भी हम लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वैसे कंडीशन में आप जितने भी श्रोता हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसे इग्नोर नहीं करें किसी भी चीज़ को? उनको क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें तो यही बोलना चाहिए कि जो मैं पहले बताया था कि उससे पहले तो आप अपने पूरे परिवार का हेल्थ चेकअप करवाइए। अगर थोड़ा सा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो इंश्योरेंस करवाइए। इंश्योरेंस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाइए अपना। ये सबसे पहले करना है। जो लोग पैसे वाले हैं वो लोग अपना इंश्योरेंस कराएं। प्राइवेट इंश्योरेंस है कई सारा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस में ये सब यहाँ पे कवर है छपरा में? अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मेरे हॉस्पिटल में भी स्टार्ट होने वाला है, और कुछ हॉस्पिटल्स में होने वाला है। नहीं भी हो तो भी दिल्ली बॉम्बे में जाके भी तो इलाज करा सकते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनका आयुष्मान फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है और 2 दिन 3 दिन के अंदर बन जाता है। तो ये करवाएं। और अगर बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले ये देखें कि आप जा किसके पास रहे। ये नहीं कि फर्स्ट एड के लिए तो आसपास के डॉक्टर के पास चलेगा, जो भी डॉक्टर है,
लेकिन उसके बाद जो एक इमरजेंसी वाला 1-2 घंटे वाला बात निकल जाता है, तो उसके बाद आप ज़रूर देखिए कि आप किस डॉक्टर के पास हैं। सभी लोग अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट, सभी लोग अपने आप को सर्जन, सभी लोग अपने आप को यूरोलॉजिस्ट आजकल बोलते हैं। कई बार तो वो लोग 12th भी नहीं पास किए रहते। तो उस तरह की चीज़ों से बचें। आप देखें कि डिग्री क्या है। मैं बार बार बताता हूँ कि कम से कम MBBS से ज़्यादा बेहतर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन किए हुए। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हर जगह सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अप्रोच तो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खोज करके, न्यूज़ पे, इंटरनेट पे जा करके, देख करके। एक और नॉर्मल सा सवाल मेरी तरफ से रहेगा कि अक्सर हम लोग जैसे छोटे शहर और गांव में क्या होता है कि हर घर में एक कोई बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो डॉक्टर बना रहता है किसी भी बीमारी में। जैसे अचानक से कुछ हुआ तो अच्छा ये मत करो, ये कर लो। उसी तरीके से कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं। उसमें मैम हार्ट के केस में क्या ऐसा करना सही होता है कि उनको क्या कहेंगे? देखिए, घरेलू नुस्खे अच्छे ही होते हैं जो हमारे एक्चुअली अगर देखा जाए जो बहुत पुराने, जो आयुर्वेद का था, जो सही वो जो खान पान था, वो जो नुस्खे थे वो ठीक थे। बट अब हम लोग कहीं बीच में फंस चुके हैं कि खान पीन हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है और नुस्खे के टाइम पे हम वैद्य के पास चले जाते हैं। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब हार्ट की बीमारियां इस तरह से बढ़ रही हैं तो जो वो गैस हो सकती थी वो अब गैस नहीं रह गई उसके लिए, क्योंकि उसका जेनेटिक अलग हो गया, सब कुछ बदल गया है। तो अब उस पर नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बड़े बूढ़ों की बात मानना है, लेकिन अब जो युवा है, जो एजुकेटेड है, उसको भी अपनी तरफ से रिसर्च करनी है। जैसा कि उन्होंने बोला, एक कपड़ा, एक जूता खरीदने से पहले 10 साइट सर्च करते हैं, लेकिन आपको जो सिम्टम हो रहा है उसको अवॉइड कर देते हैं। ये नहीं करना है। आप पढ़िए, देखिए, घर में समझने की कोशिश करिए, लेकिन जैसे ही लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो तो उससे पहले आप मिलना है डॉक्टर से। डॉक्टर आपको सही सलाह देगा, आप डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जब आप एक छोटी चीज़ में इतना सर्च कर रहे हैं तो डॉक्टर और अपनी हेल्थ के रिलेटेड तो आपको पूरा अवेयर रहना है। तो जैसा बोला कि किसी के पास भी नहीं चले जाना है और घरेलू उपचारों से बचना है। एक बार फोकस हो जाए, एक बार आपको एक एक्सपर्ट ने बोले नहीं तुम ठीक हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्या जाएगा उसमें। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम सबको पहले से सतर्क रहना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। और रेडियो मयूर के थ्रू जो भी हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हमेशा करते रहते हैं, उसका मकसद भी यही रहता है कि हम सब पहले सजग रहें, अपनी बातों को जानें, अपने शरीर को समझें, अपने शरीर के मैकेनिज्म को समझें। आज के एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और उम्मीद है कि आपको इन सभी बातों में अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। और मैं अब आखिरी पड़ाव पे हूँ एपिसोड का, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैम को आज अपने OPD में भी वापस जाना है, तो एक मैसेज लेंगे आज के एपिसोड के लिए। और जाते जाते सर आप ये भी बता देंगे कि मैम छपरा में कब कब इनसे मिलना हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग आज के लिए एक आखिरी संदेश इस एपिसोड के लिए, मैम आपकी तरफ से। तो मैं छपरा में जैसा बताया 1st और 3rd सैटरडे को आती हूँ, दिन भर में रहती हूँ मैं, संडे भी कभी कभी रुकती हूँ। तो OPD का कंसल्टेशन, ECG, इको और कुछ भी अगर ऐसे भी आपको कुछ डाउट्स हैं आप हमेशा आकर मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत ओपन माइंड से आती हूँ कि हाँ यहाँ पर अपने लोगों के बीच आ रहे हैं, कुछ काम करना है, कुछ अवेयरनेस फैलानी है। और जो भी इनके जो ऑपरेशन के पेशेंट्स होते हैं, अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका चेकअप कर देना और उनको फिट कर देना, ये सारा हमारा काम होता है। और संदेश में यही है कि बस स्वस्थ रहें। कुछ भी डाउट है कि आप, सोशल मीडिया है, बहुत सारे आपके पास है कि आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, आप डॉक्टर साहब को या मुझे। हम लोगों का एक पेज है, उसके बारे में बताएंगे, फेसबुक पे पेज है, आप उससे भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम उठ कर आना ही है। राय लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे हम लोग। दिन भर में व्हाट्सएप पर पता नहीं कितनी राय देते हैं, उसका कोई फीस थोड़ी लेते हैं। तो इस जस्ट हाँ ये कि अब उस चीज़ से ये कि कोई खड़ूस बूढ़े डॉक्टर बैठ के और एकदम तभी देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो जस्ट बी ओपन, कुछ डिस्कस करना है तो आइए। हाँ। बहुत सारे लोगों को हम लोग बहुत सारे लोगों को बिना जो लोग राय लेने आते हैं बस ऐसे ही तो सही दिशा में हम आपको सही दिशा में भेज पाएंगे। ऐसा नहीं हम आपको पकड़ के कि नहीं कार्डियोलॉजी का आपको हार्ट की दिक्कत नहीं होगी तो आपको हम एटलीस्ट गाइड कर पाएंगे। नहीं आप लंग के डॉक्टर के पास जाइए या कुछ नहीं है आपको, आप घर पे आराम से रहिए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैं तो अंत में ये बोलना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखें। जैसा कि बार बार मैं बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या मुंह में जा रहा है वो चीज़ का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि सभी लोग या तो आयुष्मान कार्ड या तो इंश्योरेंस अपना पूरे परिवार का करवाएं। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इतने बड़े देश में 160 करोड़ की जनता में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तीसरा चीज़, डॉक्टर सही चुने, किसी भी डॉक्टर के पास, क्योंकि आपके अड़ोसी पड़ोसी ने बोला कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर अच्छे हैं। आप खुद अपना दिमाग लगाएं, खुद से देखें। गूगल
आजकल बहुत ही सस्ते रेट पे इंटरनेट मिलता है। खुद देखें, खुद अपना डॉक्टर चुने कि कौन सा हार्ट के डॉक्टर कौन है, ब्रेन के डॉक्टर कौन है, किडनी के डॉक्टर कौन है, ये चीज़ चुने और उनके पास जाएं। किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, डॉक्टर प्रत्युष रंजन यूरोलॉजिस्ट के नाम से। उसको फॉलो करें। बहुत सारे ज्ञान की बातें हम लोग जैसे आप डालते हैं, मैं भी अपने कुछ पेज पे डालते रहता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट जिनको सलाह की ज़रूरत है, जो इलाज नहीं करना, बस एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, वो आएँ। और ओपीडी में उनसे फीस नहीं चार्ज करूँगा। बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर डेली 2-3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मैं एक ओपिनियन है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हाँ मुझे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, या कहाँ दिखाना है, कि बस ये डॉक्टर के पास अगर ये बता दे कि हाँ दिखाना है तो मैं ओपीडी फीस दे करके भी दिखा लूंगा, लेकिन दिखाना है कि नहीं दिखाना है ये चीज़ भी नहीं समझ में आता। ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल आए, राय लेने के लिए आए, और मैं उनसे ओपीडी फीस के बिना भी ऐसे ही चेक करके उनको ओपिनियन बता दूंगा कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी और स्पेशलिटी का भी हो, ब्रेन, हार्ट, लिवर के भी हों, हमारे तो और भी डॉक्टर्स भी आते हैं, तो और भी हम सलाह दे देंगे कि ठीक है आप इनके पास जाइए, ये सही जगह है। बिल्कुल। जहाँ पे पेशेंट का कम से कम पैसा खर्चा हो, दलाली ना हो, गलत हाथों में ना पड़ जाए पेशेंट। गलत रिपोर्ट्स लेके घूमते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहीं गए, रिपोर्ट गलत दे दी, अल्ट्रासाउंड में कुछ लिख दिया जिसका कुछ खास मतलब नहीं होता। जब हम लोग क्लिनिकल देखते हैं, उसको लेकर पेशेंट बहुत परेशान होता है, और वो तमाम डॉक्टरों में उनके पैसे खर्च होते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और जैसा कि कल हमारी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि हेल्थ तो बजट में आता नहीं इंडियन फैमिलीज के। इन्होंने बोला कि भाई हाँ शादी आती है, बच्चे की पढ़ाई आती है, तो हर फैमिली को अब अपने मैंडेटरी चीजों में मैंडेटरी अपनी हेल्थ, अपने बच्चों की और अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बजट आपका होना चाहिए। इंश्योरेंस के रूप में हो, नहीं है इंश्योरेंस तो ऐसे हो, क्योंकि जब आप जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा कीमती तो जान है, उसके बाद कुछ है। बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब संदेशों के साथ आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर श्रद्धा रंजन जी एक बार और भी आते रहें हमारे स्टूडियो में, अलग अलग विषयों पे हम लोग चर्चा करें, क्योंकि इनके सेक्टर में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बची हैं, जो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को दीजिए इजाज़त, और आप सब सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़।